Welcome to my YouTube channel Physics and Curious. Obviously, physics is for curious ones. मैं मोनिका श्रीवास्तव आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं PhD इन फिजिक्स की श्रृंखला में आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें है ऑल अबाउट यू वांट टू नो अबाउट PhD इन फिजिक्स एग्जाम्स, देयर रिजल्ट्स, रिटन टेस्ट, institutes who offer PhD in physics, interview, frequently asked questions in interviews, how to prepare for interview and scholarship schemes. तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। इसका सबसे अच्छा जवाब है बी कॉन्फिडेंट। ऑब्वियसली सब यही कहेंगे और ये बहुत ज़रूरी भी है। आपका कॉन्फिडेंस आपका नॉलेज शो करता है। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट then you will be surely success in the interview. Basic knowledge is concept is equally important. आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपकी पकड़ गहराई तक बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए अगर फिजिक्स की बात करें तो NCERT 11th एंड 12th आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं, जहां से आपका बेसिक नॉलेज स्ट्रांग हो सकता है। नेक्स्ट इज कंफर्ट जोन। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दिस विल बी अ पॉजिटिव थिंग। लैंग्वेज, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस का आंसर इंग्लिश में ही करें। आप किसी भी लैंग्वेज में उनको रिप्लाई कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आप हिंदी में बोल सकते हैं या अपनी लोकल लैंग्वेज में भी। मीन्स ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना है। सब्जेक्ट्स हैविंग गुड प्रैक्टिस। हमेशा किसी ना किसी के कुछ सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और कुछ बहुत खराब। तो जिन सब्जेक्ट्स पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स की जिन ब्रांचेस पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, जिनकी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आप उनको बता सकते हैं और इंटरव्यूअर आपसे सिर्फ उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पहले करेगा, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो क्वेश्चंस जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं फॉर इंटरव्यू व्हेन यू गो टू टेक एडमिशन इन PhD इन फिजिक्स। ये क्वेश्चंस मैंने मेरी मेमोरी बेस पर डाले हैं। जब मैं IIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और NITs में इंटरव्यू देने गई थी तो मुझसे किस तरह के सवाल पूछे गए थे, मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस डाले हैं। आई होप ये आपकी हेल्प करेंगे एंड यू गाइज लाइक इट। और अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लैग्रैंजियन एंड हैमिल्टोनियन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, लैग्रैंजियन L इक्वल्स टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी है कि लैग्रैंजियन इज बेसिकली द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली द टोटल एनर्जी। बट एक बात जो मुझे भी नहीं पता थी और जब मैंने एक रिसर्च पेपर में पढ़ा तो ये पता चली कि द टाइम डेरिवेटिव ऑफ लैग्रैंजियन इज पार्टिकल ओरिएंटेशन। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो हमें ध्यान होनी चाहिए। डेल L ओवर डेल T डिनोट्स द पार्टिकल ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अच्छा, उससे पहले हम एक बार हैमिल्टोनियन की ओर बात कर लेते हैं। हैमिल्टोनियन डिनोट्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और द पार्टिकल और द यूनिवर्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो हैमिल्टोनियन डिनोट्स द टोटल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे अबाउट डिराक इक्वेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिराक इक्वेशन क्या है। डिराक इक्वेशन है आयटा गामा म्यू डेल्टा म्यू माइनस m शाई, जहां शाई है वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल, वेव फंक्शन ऑफ सिस्टम। देख लेते हैं, आयटा इमेजिनरी नंबर है, गामा म्यू पॉलीमेट्रिसेस, डेल्टा म्यू डेरिवेटिव इन 4 डायमेंशंस। 4 डायमेंशंस आपको पता होंगी, 3 आर XYZ एंड द 4th वन इज टाइम डायमेंशन। m फर्मियन मास एंड शाई, जैसा कि मैंने बताया, फर्मियन वेव फंक्शन। तो ये है सेकेंड इक्वेशन। एंड लेट्स कम टू द थर्ड वन, मैक्सवेल्स इक्वेशंस एंड देयर फिजिकल इंटरप्रिटेशन। और फोर्थ भी इससे रिलेटेड ही है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म डाली है मैक्सवेल इक्वेशंस की। डिफरेंशियल फॉर्म्स आर डेल डॉट E इक्वल्स टू रो अपन एप्सिलॉन नॉट,
del cross E equals to minus delta B over delta T, del dot B equals to 0, del cross B equals to mu naught J plus mu naught epsilon naught del E over del T। सेम इंटीग्रल फॉर्म होती हैं चारों मैक्सवेल इक्वेशंस की। क्लोज इंटीग्रल E dot dA equals to Q enclosed upon epsilon naught। क्लोज इंटीग्रल E dot dl equals to minus integral del B over del T dot dA, dA is here for area। close integral B dot dA equals to 0, close integral B dot dl equals to mu naught I enclosed plus mu naught epsilon naught integral del E over del T। So these are the Maxwell equations in differential form and integral form। अब बात कर लेते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन के फिजिकल इंटरप्रिटेशन की। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा। मैक्सवेल इक्वेशन डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर जनरेटेड बाय चार्जेस, currents and changes of each other। They again demonstrate how fluctuating electric and magnetic fields propagate at the speed of light। So this is the physical interpretation of Maxwell's equations। Next we come to the fifth question, molecular velocity equations। Molecule either they are gas molecule or liquid molecules। यहाँ स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स की बात हो रही है तो हम गैस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं कि जब वो चलते हैं तो उनका वेलोसिटी इक्वेशन क्या होता है। तो हमें पता है कि जब हम गैस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी उनकी VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिखी जाती है, जिसका बेसिक फॉर्मूला होता है VRMS इक्वल्स टू √3RT अपॉन m। बट मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये था कि एक कंटेनर में एक गैस भरी है और हमने इसके दो पार्टीशन कर दिए। अब पूरी गैस एक तरफ है, पार्टीशन ए की तरफ एक होल किया गया इस दीवार में, जिसके थ्रू ये गैस मॉलिक्यूल्स ए से बी की तरफ जा रहे हैं। तो इनकी वेलोसिटी की इक्वेशन लिखो। ये क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे, तो ये थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से लिया गया है। ये मुझसे IIT गांधीनगर में इंटरव्यू के दौरान पूछा गया। इसका आंसर होगा, जो वेलोसिटी की इक्वेशन होगी वो होगी NVx dVx इक्वल्स टू कैपिटल N जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, m2 pi kt रेज टू द पावर हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस mvx स्क्वायर अपॉन 2 kt dvx, where nvx dx denotes number of particles of the molecule in velocity vx in range vx to vx plus dvx। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। एवरग्रीन क्वेश्चन कह सकते हैं हम इसको, हर जगह पूछा जाता है और हमें इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ऑब्वियसली हम BSc में भी पढ़ते हैं, MSc में भी पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन हमें आना ही चाहिए। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ यहाँ कि पार्टिकल इन 1D बॉक्स सिस्टम कैसा दिखेगा। ये एक पोटेंशियल बैरियर है और इस पोटेंशियल बैरियर के बीच में एक पार्टिकल ट्रैप हो गया है। हम इसे पोटेंशियल वेल बोल सकते हैं। इस वेल की विड्थ 0 to L है, दैट मीन्स इसकी विड्थ है L। ये पोटेंशियल बैरियर की दोनों दीवारें इनफाइनाइट पोटेंशियल को शो करती हैं और इस बैरियर के बाहर पोटेंशियल इनफाइनाइट है और पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। दैट मीन्स पार्टिकल केवल इस बैरियर में ही एग्जिस्ट करता है। तो ये सिस्टम है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं कि ऐसे पार्टिकल की एनर्जी बताओ, ऐसे पार्टिकल का वेव फंक्शन बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, या डेराइव भी करवा सकते हैं। तो ये सभी चीजें आपको आनी चाहिए। Here we come to next question, 7th one, हाइजेनबर्ग्स इक्वेशन। हाइजेनबर्ग इक्वेशन बहुत आसान है। हाइजेनबर्ग थियरी क्या कहती है? ये कहती है कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। देयर इज ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी, और इस अनसर्टेनिटी को ही इस इक्वेशन में बताया गया है कि वो कितनी होती है। तो ये इक्वेशन है डेल्टा x डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई इक्वल्स टू h कट बाई 2। यहाँ डेल्टा x है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा p है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। सो दिस इज हाइजेनबर्ग इक्वेशन।
नेक्स्ट वी कम टू द 8th क्वेश्चन, क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग का कॉन्सेप्ट अल्फा पार्टिकल इमिशन से लिया गया है, अल्फा डीके। ये कॉन्सेप्ट है कि किसी एटम के न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियन को बाहर निकालना, बहुत पोटेंशियल चाहिए, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, पोटेंशियल बैरियर है, तो ये न्यूक्लियन बाहर कैसे आता है, इस कॉन्सेप्ट को क्वांटम टनलिंग के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है। ये कुछ ऐसा है कि जैसे ये एक बैरियर है जिसका पोटेंशियल कुछ v मान लेते हैं, एक पार्टिकल है जो इस तरफ है जिसकी एनर्जी E है। अब इस पार्टिकल को हमें यहाँ पहुंचाना है, बट ये पार्टिकल की एनर्जी इतनी नहीं है कि ये इस बैरियर को पार कर कर यहाँ आ सके, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये पार्टिकल बाहर कैसे आएगा? ये पार्टिकल इस बैरियर को टनल करेगा, इसमें एक सुरंग बनाएगा, टनल, और उसके थ्रू ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा। ये फिनोमिना क्वांटम टनलिंग कहलाता है, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत अच्छे से समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन अ पार्टिकल ऑफ क्लासिकल फिजिक्स बी डिनोटेड एंड एक्सप्लेन्ड इन क्वांटम फिजिक्स? क्लासिकल फिजिक्स के किसी पार्टिकल को क्वांटम फिजिक्स में कैसे डिनोट करेंगे, या वाइस वर्सा क्वांटम फिजिक्स के किसी पार्टिकल को क्लासिकल फिजिक्स में कैसे डिनोट करेंगे? तो ये है एरनफेस्ट थ्योरम के थ्रू। आई होप आप सभी ने नाम सुना होगा, एरनफेस्ट थ्योरम। एरनफेस्ट थ्योरम का एक पार्ट मैंने यहाँ पे डिराइव किया है, और इसका जो बेसिक आंसर है वो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ dp/dt इक्वल्स टू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल्टा Vx, वेयर V इज पोटेंशियल, P इज मोमेंटम, और ये जो साइन है ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू को डिनोट करता है दोस्तों। हियर वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th वन। यहाँ 10th और 11th क्वेश्चन में मैं ऑसिलेटर की बात करूंगी। पहले मैं बता देती हूँ ऐसा क्यों। कुछ इंस्टीट्यूट्स आपसे ये जरूर पूछते हैं कि क्या आपने इससे पहले कोई प्रोजेक्ट किया है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया होता है तो आपसे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब मुझसे ऐसा पूछा गया तो मैंने जवाब दिया कि यस सर, मैंने एमएससी में एक फेज शिफ्ट ऑसिलेटर पर प्रोजेक्ट किया था, तो मुझसे ऑसिलेटर एंड फेज शिफ्ट ऑसिलेटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो आप जरूर इंटरव्यू में जाते समय अपनी प्रोजेक्ट रिजल्ट्स एंड डिटेल्स को साथ में ले जाएं, और जो भी आपने काम किया है वो प्रोजेक्ट, उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द की प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटर्स? ऑसिलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट that generates a periodic waveform on its output without an external signal source। किसी भी एक्सटर्नल सिग्नल सोर्स के बिना ये पीरियोडिक वेवफॉर्म जनरेट करता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑसिलेटर है। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट डीसी टू एसी ऑब्वियसली। देन फेज शिफ्ट ऑसिलेटर क्या है? तो ये मैंने एक बेसिक सा डायग्राम यहाँ डाला है। ये एक सिंपल फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है। टुडे सिनेरियो, व्हाट इज देयर इम्पोर्टेंस? तो आज के सिनेरियो में इसकी इम्पोर्टेंस हम सभी को पता है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में ऑसिलेटर्स यूज किए जाते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ऑसिलेटर्स के बारे में थोड़ा और पता कर लेते हैं। चलिए, कन्वर्ट डीसी एनर्जी टू एसी एनर्जी एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। इफ द feedback signal is large enough and has correct phase, there will be an output signal even though there is no external input signal। अगर फीडबैक सिग्नल इतना है कि करेक्ट फेज में उस ऑसिलेटर को स्टार्ट कर सके, तो बिना एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल के भी आउटपुट सिग्नल हमें मिलता रहता है। So this is key principle of oscillator, basic principle of oscillator. The criteria is that the signal feedback to the input of amplifier must be in phase. Obviously, in phase feedback is also called positive feedback. ये important चीज है। ऑसिलेटर किस तरह के फीडबैक पे काम करते हैं? तो पॉजिटिव फीडबैक पर काम करते हैं, जबकि एम्पलीफायर जो होते हैं मोस्टली नेगेटिव फीडबैक पर काम करते हैं। सो इट इज एन अनस्टेबल एम्पलीफायर। ये एक स्टेबल एम्पलीफायर भी नहीं है। नेक्स्ट,
एग्जाम्स एंड रिजल्ट्स। तो अब तक हमने पढ़े कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन पीएचडी इंटरव्यूज। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी एग्जाम्स एंड रिजल्ट्स के बारे में। तो वेरियस आईआईटीज, एनआईटीज, आईसर्स एंड आईएससी एटसेट्रा 2 सेमेस्टर एग्जाम्स करवाती हैं। तो ऑब्वियसली ये साल में 2 बार पीएचडी के इंटरव्यू भी करवाती हैं। कब कब? दिसंबर, जनवरी और मई, जून में। 2 सेमेस्टर के लिए 2 बार इंटरव्यूज होते हैं और 2 बार रिसर्च स्कॉलर्स को हायर किया जाता है इन 1 ईयर। क्या प्रोसेस है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर होना चाहिए, लाइक नेट, जेआरएफ और गेट और जेस्ट और टीआईएफआर और आईआईटी जेम एटसेट्रा, जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में इनके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। उसके अलावा यहाँ आपको रिटर्न टेस्ट देना पड़ सकता है एंड रिटर्न टेस्ट के बाद शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता है। थोड़ा सा हम जान लेते हैं स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में भी। बहुत ज़्यादा तो नहीं मुझे जानकारी है, पर जितना मैं बता पा रही हूँ इस यूजीसी एंड सीएसआईआर ऑफर 31,000 प्लस एचआरए फॉर एनआईटीज, आईआईटीज एंड आइजर्स एज वेल, एंड वेरियस यूनिवर्सिटीज हैव वेरियस स्कॉलरशिप। अलग अलग कई ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज हैं, देयर आर प्राइवेट ऑल्सो, देयर आर गवर्नमेंट ऑल्सो, जो अलग अलग स्कॉलरशिप स्कीम्स पर स्टूडेंट्स को हायर करती हैं। मस्ट बी 25,000 प्लस एचआरए या 22,000 पर मंथ प्लस एचआरए एटसेट्रा। एंड इंडियन गवर्नमेंट कई सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट्स भी चलाती है, जैसे कि डीएसटी एक संस्थान है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली, जो ऑल ओवर द इंडिया अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को अलग अलग प्रोजेक्ट्स देती है। कई कई लाख के ये प्रोजेक्ट होते हैं जिनके लिए प्रोजेक्ट स्कॉलर्स हायर किए जाते हैं और उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है प्रोजेक्ट करने के लिए। तो ये कुछ जानकारी थी। इसके बाद मैं आ जाती हूँ सिलेबस पर। सिलेबस ऑफ CSIR नेट जेआरएफ फॉर फिजिक्स। मेरे आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे वो नेट, जेआरएफ, गेट, जेस्ट और आईआईटी जेम एंड इन्हीं के जैसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए होंगे, जिसमें मैंने फिजिक्स को 9 ब्रांचेस में डिवाइड किया है और एक के बाद एक आपको सभी के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं फटाफट से एक बार CSIR नेट जेआरएफ का सिलेबस। CSIR नेट फिजिकल साइंस का पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। वैसे 3 पार्ट्स आते हैं, पार्ट ए, बी एंड सी, बट बेसिकली पार्ट ए जो होता है कोर, यहाँ आता है जनरल एप्टीट्यूड एंड मैथ्स, और पार्ट बी जो होता है एडवांस्ड, यहाँ सिर्फ फिजिक्स आती है, और ऐसा ही पार्ट सी में भी ओनली फिजिक्स। ठीक है, अब ये जो सिलेबस है ये 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसा कि मैं कह रही हूँ। मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, electronics and experimental methods, nuclear and particle physics, atomic and molecular spectroscopy and solid state physics। ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए डिवाइड किए गए हैं। एक के बाद एक हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं और पेपर आसानी से निकल जाता है। और अगर आपकी नेट, जेआरएफ, गेट, जेस्ट इनमें बहुत अच्छी रैंक होती हैं तो बड़े बड़े और नोन इंस्टीट्यूट्स आपको मेल करते हैं, कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए। तो फ्रेंड्स, this is all about the video. Please like, subscribe and share. Stay safe, stay at home. This is Monica Srivastav. We'll meet again. In case of any query, please कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप मेल भी कर सकते हैं at kanup3643@gmail.com पर। थैंक यू।